इसमें देख लो हम बात करेंगे उप समुच्चय का, दैट मीन्स सबसेट। सबसेट को समझने के लिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.3 समझने से पहले ये बेसिक कंसेप्ट है, तो जब बेसिक कंसेप्ट हम जान जाएंगे तो 1.3 के कंसेप्ट को अच्छी तरह से गेन कर पाएंगे। जिसमें मुझे सबसे पहले समझना उप समुच्चय का यानी सबसेट क्या होता है। इसके लिए मैंने दो समुच्चय लिया है। एक समुच्चय ए लिया है जिसमें 1 2 3 4 यानी 4 अवयव उपस्थित है। मैंने एक दूसरा समुच्चय लिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 अवयव उपस्थित है। इन दो समुच्चय लेने के बाद हम देख रहे हैं तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो दो समुच्चय लिए हुए हैं इसमें समुच्चय ए का जो भी अवयव दिख रहा है ये समुच्चय बी में है, लेकिन बी में जितने अवयव हैं वह समुच्चय ए में नहीं है। तो अगर हम कोई दो समुच्चय लें जिसमें किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो परंतु बी का प्रत्येक अवयव ए में न हो, तो उस स्थिति में हम ए को बी का उप समुच्चय बोलेंगे और बी को ए का अधिसमुच्चय बोलेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो दोबारा सुन लो। यहाँ हम देख रहे हैं समुच्चय ए में 1 2 3 4 है, बी में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो हम देख रहे हैं जो 1 2 3 4 है 1 2 3 4 बी में भी है, यानी समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है ये समुच्चय बी में है। तो हम इस ए को इस बी का उप समुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? हम इस ए को इस बी का हम क्या बोलेंगे? उप समुच्चय बोलेंगे। तो उप समुच्चय को ए सबसेट ऑफ बी से लिखेंगे, लेकिन बी को ए का अधिसमुच्चय बोलेंगे। बी को ए का क्या बोलेंगे? अधिसमुच्चय। तो मुझे अधिसमुच्चय के बारे में स्टडी नहीं करने हैं उतना, हमको किसके बारे में स्टडी करने हैं? उप समुच्चय है या नहीं है। तो फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि दो समुच्चय ए और बी दिए रहने पर ए का प्रत्येक अवयव बी में हो परंतु बी का प्रत्येक अवयव ए में न हो। दोबारा सुन लो। दो समुच्चय ए और बी दिए रहने पर यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो परंतु बी का ए में न हो तो हम ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं और इसे ए सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, बी का भले ही ए में हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु ए का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए? बी में। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर दो समुच्चय ए और बी दिए हों जिसमें ए का प्रत्येक अवयव इस बी में हो परंतु बी का ए में हो या न हो इससे नहीं मतलब है। ए का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए? बी में। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए को बी का उप समुच्चय बोलेंगे। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? बोलेंगे जब दो समुच्चय ए तथा बी दिए हों तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो परंतु बी का ए में न हो, जैसे बी में 5 और 6 है तो ए में 5 6 नहीं है, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव किस में हो? बी में हो परंतु बी का ए में न हो, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? और इसे ऐसा संकेत लगाकर प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? और पढ़ते क्या है? ए सबसेट ऑफ बी। बोलो क्लियर है? अब देख लो यार, हमारे पास यहाँ एक समुच्चय है जिसमें 2 3 4 है और दूसरा समुच्चय है 1 2 3 4 5 है। देखो 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है तो 4 क्या है? यहाँ है। इसका मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, तो ये इसका उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई, क्योंकि पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में है, इसलिए पहला समुच्चय इस दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है, तो इसको ऐसे संकेत लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म आ गया भाई? अब देखो दूसरा कह रहा है, इसमें ए बी सी है, इसमें बी सी डी है। देखो यहाँ ए है तो इसमें ए नहीं है, झंझटे खत्म। जब ए का प्रत्येक अवयव बी में है ही नहीं है तो जाहिर सी बात है उप समुच्चय नहीं है। तो जब उप समुच्चय नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? ऐसा साइन लगा के ये कट कर देंगे। बोलो समझ में आया? इससे ये पता चलेगा कि पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कन्फर्म समझ में आ रहा है भाई? अब देखो इसके बाद यहाँ लिखा है तीसरा, ये थोड़ा सा सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है, शब्दों में देख लो। लिखा है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। समझना मेरी बात ध्यान से।
यानी विद्यालय है, उसमें क्लास 11 का एक कोई कमरा है जिसमें कक्षा 11 वाले बच्चे बैठते हैं, तो उस 11 वाले बच्चों में से सब बच्चे नहीं, उसमें एक विद्यार्थी है। आ रहा है मेरी बात समझ में? क्या रहा है क्वेश्चन में, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। अब देखो कह रहा एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो जाहिर सी बात है हमारे विद्यालय में ही तो कक्षा 11 का कमरा होगा जिसका एक विद्यार्थी होगा, तो क्या ये वाला अवयव इसमें उपस्थित है कि नहीं है? अरे ये बताओ, हमारे विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, यानी कक्षा 11 में जो एक विद्यार्थी है वो विद्यालय में ही तो उपस्थित है, विद्यालय से बड़ी तो है नहीं। इसका मतलब कि ये प्रत्येक अवयव इसका इसमें मिल जाएगा ना, तो उप समुच्चय होगा या नहीं होगा? होगा। तो आप ये वाला ऐसे बना लोगे, होगा। क्या हमारी बात समझ में आया? अब देख लो इसके बाद कह रहा एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। सुनना मेरी बात ध्यान से, कह रहा है किसी समतल में स्थित क्या है, एक वृत्त है। इस बात से क्या पता चल रहा है? किसी भी त्रिज्या का वृत्त है, 1 सेमी त्रिज्या का हो सकता है, 10 सेमी का हो सकता है, 20 सेमी का हो सकता है, 50 सेमी का हो सकता है। जब वृत्त कह रहा है तो कौन वृत्त हो सकता है यार, ये बोलो यार। और इसमें क्या कह रहा है देख लो, एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है, 1 इकाई है। इसमें बहुत सारे त्रिज्या वाले वृत्त सम्मिलित है, लेकिन सिर्फ इसमें 1 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त सम्मिलित है, तो क्या इसके सभी वृत्त इसमें आ जाएंगे? भाई है में 2 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है, हई कह रहा है खाली इसमें 1 वाला है। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसका मतलब कि इसका प्रत्येक वृत्त इसमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। तो इसका मतलब कि ये वाला इसका उप समुच्चय नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंफर्म आ गया भाई? अब देखो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्या है बाबू? त्रिभुज है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक, ऐसे दोनों ऐसे ही कुंडली अलग दिख रहा है, त्रिभुज है तो अब क्या है, आयत है। क्या कभी त्रिभुज आयत में मिल पाएगा? बोलो भाई। तो ये तो सीधी दिख रहा है, ये उप समुच्चय नहीं है। क्या हमारी बात समझ में आया? अब देखो क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या कह रहा है बाबू? समबाहु, यानी समतल में सिर्फ समबाहु त्रिभुज है, यानी इसमें सिर्फ कौन सा त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। वो कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। लेकिन इसमें देखो एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज का मतलब कौनों त्रिभुज हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है ना भाई। यानी ये वाला इसमें पूरा मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार? अरे हई त्रिभुज है तो इसमें सारा त्रिभुज हो सकते हैं ना। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, तो मान लो इसमें होगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें सिर्फ क्या है, तो इसका अवयव तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसका वाला इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें विषमबाहु भी त्रिभुज आ जाएगा, तो इसमें विषमबाहु नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, यानी इसका प्रतीक अवयव इसमें मिल जाएगा, बट इसका इसमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये उप समुच्चय है कि नहीं है? है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म आ गया? अब आगे देखो, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या का मतलब लो 2, 4, 6, 8, 10 ... है ना भाई। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... -1, -2, -3 इन्फिनिटिव तक होता है कि नहीं होता है? तो बोलो इसका प्रत्येक अवयव इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अरे 2 है तो देखो 2 आ जाएगा, या 4 है तो देखो 4 आ जाएगा, 6 है तो इसमें 6 आ जाएगा, 8 है तो 8 आ जाएगा, 10 है तो 10 आ जाएगा। क्यों भाई? इसमें देख लो ये दिया है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब सम प्राकृतिक संख्या में क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10 ये सम प्राकृतिक संख्या हो गया ना भाई। ये बोलो यार, प्राकृतिक संख्या 1 से लेके इन्फिनिटिव होती है, लेकिन सम कह रहा है तो उसमें 2 से कटने वाला ही तो लेंगे, तो वही ले लिए हैं। अब ऐसे देखो, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का क्या परिभाषा होता है? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो मान लो ये पूर्ण संख्या है 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, इसमें ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये होता है ना। अब ये क्या बन गया, पूर्णांक बन गया, और ये क्या चीज़ है, सम प्राकृतिक संख्या। तो हमारे कहने का मतलब उप समुच्चय हमें देखना है तो क्या देखना है, इसका प्रतीक अवयव इसमें होना चाहिए, भले इसका इसमें हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका प्रतीक अवयव तो इसमें होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ है, 6 यहाँ है तो 6 यहाँ है, 8 यहाँ है तो 8 यहाँ है, 10 यहाँ है तो इसमें आगे 10 आ ही सकता है अभी। तो इसका मतलब इसका प्रतीक अवयव इसमें मिल जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला इसका क्या है, उप समुच्चय है। तो ये उप समुच्चय का संकेत यहाँ बना के दिखा देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये रहा उप समुच्चय, अब उसके बाद ये रहा उस बेस पे एग्जाम्पल कि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। उप समुच्चय का पहले एक बार और परिभाषा सुन लो। बोलेंगे दो समुच्चय ए तथा बी दिए रहने पर यदि ए का प्रतीक अवयव बी में हो परंतु बी का ए में न हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। और इसे ए सबसेट ऑफ बी से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ओके लिख लो। ये देखो इसमें प्रश्न दूसरा कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। जिसमें पहला लिखा है ए बी उप समुच्चय नहीं है बी सी ए का, यानी पहला वाला उप समुच्चय नहीं है क्या दूसरे समुच्चय का। तो हम देखेंगे अगर किसी समुच्चय पहले समुच्चय का अगर प्रतीक अवयव दूसरे समुच्चय में है तो हम बोलेंगे पहला वाला दूसरे का उप समुच्चय है, अगर नहीं है तो पहला वाला दूसरे का उप समुच्चय नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ ए है तो इसमें ए है, यहाँ बी है तो इसमें बी है, यानी पहले का प्रतीक अवयव दूसरे में है तो पहला वाला दूसरे का उप समुच्चय है ना, और इसमें लिख रहा उप समुच्चय नहीं है और हमारे अनुसार क्या है उप समुच्चय है। तो ये सही है या गलत है, गलत कथन है। हमारे अनुसार तो ये इसका उप समुच्चय है, क्वेश्चन में दे दिया नहीं है तो ये गलती दे दिया है ना, तो इसका मतलब ये कथन कैसा है, असत्य है, यानी ये सत्य नहीं है। क्लियर हो गया। दूसरा आप देखो कह रहा है ए कामा ए, कह रहा है उप समुच्चय होगा कैसे, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। क्या हमारी बात समझ में आया, दोबारा सुन लो। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है भाई, एक अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं भाई, कितने होते हैं। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में ई उप समुच्चय है किसका, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या होते हैं, ए बी सी डी ई डॉट डॉट जेड तक होते हैं ना भाई। तो हमारे कहने का मतलब ए ई है तो बोलोगे इसमें ए और ई आ नहीं जा रहा है, ये बोलो यार आ जा रहा है ना, यानी इसका प्रतीक अवयव इसमें मिल जाएगा। तो बोलो ये कह रहा है जब इसका प्रतीक अवयव इसमें मिल जाएगा तो उप समुच्चय होगा, तो क्वेश्चन में भी कह रहा है उप समुच्चय है, तो हम आगे क्या लिख देंगे, ये कथन सत्य है, ये सही लिखा है। बोलो समझ में आ गया। अब इसमें कह रहा है 1 2 3 1 3 5, तो ये देखो 1 है तो 1 है, 2 है तो इसमें 2 नहीं है, नहीं ना है भाई, यानी इसका प्रतीक अवयव इसमें नहीं ना है, तो इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय नहीं है। इसमें कह रहा है तो सही है कथन या गलत है, गलत है। तो दैट मीन्स ये असत्य कथन है, तो हमें यहाँ क्या लिख देंगे, असत्य है। बोलो क्लियर हो गया है। अब देखो इसमें ए है तो इसमें ए है ना, यानी इसका प्रतीक अवयव इसमें है ना, तो इसका मतलब ये उप समुच्चय है, तो सही लिखा है उप समुच्चय है, तो इसको क्या लिख देंगे, ये सत्य है। क्लियर हो गया। यहाँ भी देखो ए है, यहाँ भी, यहाँ देखो कह रहा है यानी ये ए इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कर ही रहा है ना भाई, ये बोलो तो ये सही कथन है, तो इसके आगे भी हम क्या लिख देंगे भाई, सत्य है। बोलो क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या है। सुनना मेरी बात ध्यान से, कह रहा है एक्स सच दैट जो एक्स है ये संख्या 6 से कम है, तो संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 होगा ना, लेकिन आगे कह रहा है सम प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब कि सम है, विषम संख्या ये नहीं है, तो सिर्फ 2 ही 4 होंगे ना भाई, ये बोलो यार। अब आगे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और कैसा प्राकृतिक संख्या है, ये ऐसा प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को क्या करता है, विभाजित करता है।
एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और ये कैसा प्राकृतिक संख्या है, तो ये ऐसा प्राकृतिक संख्या है कि ये 36 को क्या करता है, विभाजित करता है। यानी हमको ऐसा प्राकृतिक संख्या लिखना है जिससे भाग देने पे 36 पूरा पूरा कट जाए। तो चलो इधर लिख लेते हैं, 1 से भाग देंगे 36 में कट ही जाएगा 36, 2 से भाग देंगे तो 36 18 बार में कट जाएगा, 3 से भाग देंगे 12 बार में 12 तिया 36, 4 से भाग देंगे तो 4 नवा 36, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 चौको 36, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 तिया 36, 12 के बाद से 13 14 15 से नहीं कटेगा, 18 से कटेगा, 36 से कटेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो क्या कह रहा है, जो संख्या 36 को विभाजित कर रहा है 36 से भी ये क्या होगा, कट जाएगा। तो अब बोलो क्या इसका प्रत्येक अवयव उसमें है? यहाँ 2 है तो 2 यहाँ है, 4 है तो 4 यहाँ पे भी है, इसका मतलब कह रहा है उप समुच्चय है। तो बोलो सत्य है या असत्य? सत्य। तो आगे क्या लिख देंगे हम, सत्य। आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कन्फर्म आ गया? तो ये दूसरा प्रश्न डिनोट करें, फिर आगे अभी बात करना है।